हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सभी लोग। मैं दीपेंद्र सिंह दरुका अकेड लर्निंग के इस चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। बेटा, आज का जो वीडियो है, आज जो हम लोग करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, वो हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी के शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं। तो यार देखो, कुछ बच्चों की डिमांड को देखकर कुछ लोगों ने डिमांड भी रखी थी इन सब चीज़ों की, और कई बार ऑफलाइन भी आजकल जैसे खुल चुकी है, तो ऑफलाइन में कई बच्चों से बातचीत मेरी होती रहती है। तो ओवरऑल बच्चों से डिस्कशंस के बाद और हम लोगों को जो भी डीएम करते हैं इंस्टाग्राम वगैरह पे, उन सब से डिस्कशन के बाद मुझे एक चीज़ समझ में आई कि यार बच्चों को ना बेसिकली इस जगह प्रॉब्लम है। किस जगह प्रॉब्लम है? एनसीईआरटी के शॉर्ट नोट्स बनाने के अंदर। तो यार मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना हम लोग एनसीईआरटी के शॉर्ट नोट्स बनाने में आप लोगों की थोड़ी हेल्प करें। तो मैंने एक चीज़ सोची है कि क्यों ना एक काम किया जाए कि एक तो आपको ये समझाया जाए कि एनसीईआरटी के पूरी बुक्स, जो एनसीईआरटी बुक होती है, उसमें से हम शॉर्ट नोट्स कैसे बना सकते हैं। सेकंड चीज़, मैंने एक और सीरीज़ के बारे में सोचा है, मैं उसका अनाउंसमेंट भी आपके सामने अभी कर देता हूँ। मैं आपके सामने यूट्यूब पर एनसीईआरटी के पूरे चैप्टर्स के शॉर्ट नोट्स लेकर आऊँगा। पूरे चैप्टर्स के जितने भी चैप्टर्स हैं, सब चैप्टर्स के चैप्टर वाइज में आपके सामने शॉर्ट नोट्स लेकर आऊँगा। मतलब मैं आपको हर चैप्टर में से शॉर्ट नोट्स बना बना के दिखाऊंगा कि देखो इस चैप्टर का ये शॉर्ट नोट है, इस चैप्टर का ये शॉर्ट नोट्स है। गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स। तो सर एनसीईआरटी के शॉर्ट नोट्स कहाँ पे काम आते हैं? देखो मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ बेटा। पहली बात तो जो नीट 2021 का एग्जाम जो हुआ था, उसमें आप लोग को शायद ये आइडिया होगा कि अराउंड 32 से 33 34 जो क्वेश्चंस थे, अराउंड 32 के आसपास हम मान सकते हैं। इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो थे वो तो डायरेक्टली एनसीईआरटी से ही पूछे गए थे 2020 के अंदर, 2020 के अंदर नीट के अंदर ये क्वेश्चंस लगभग 32 से 33 क्वेश्चंस जो थे वो एनसीईआरटी से पूछे गए थे डायरेक्टली। सो एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंस तो है सर, नीट में है। अगर जेई मेंस की बात करेंगे तो जेई मेंस के अंदर भी एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस है बेटा। अभी जब मैं आपको शॉर्ट नोट्स बताऊंगा तो नॉट इवन जेई मेंस, जेई एडवांस की भी अगर आप बात करते हो तो अगर मैं आपको कुछ टॉपिक बता देता हूँ। जैसे आप देख सकते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इसमें कौन कौन से आते हैं? इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक, हम लोग कह सकते हैं कैपेसिटर, ईएमआई, एसी, मैग्नेटिज्म, ये सब टॉपिक्स आते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा सीक्वेंस उल्टा पुल्टा कर दिया। इलेक्ट्रोस्टैटिक, कैपेसिटर, करंट, ईएमआई, एसी और हमारा मैग्नेटिज्म, ईएमआई, एसी। उसके अलावा एक ईएमडब्ल्यू भी हम कह सकते हैं। तो ये जो सारे टॉपिक्स है ना, ये सारे के सारे जो टॉपिक्स है, हेलो, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं हमारे स्कोर के अंदर। चाहे वो नीट का हो, चाहे मेंस का हो, चाहे एडवांस का हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड्स का हो। तो देखो मैं आपको एक चीज समझाता हूं बेटा, इन चारों चीजों में एक ही चीज कॉमन है। जैसे हम बात करते हैं कि भैया अगर मुझे एडवांस, मेंस, नीट या फिर बोर्ड की तैयारी करनी है, अलग अलग बच्चे होते हैं, अलग अलग टाइप की तैयारी कर रहे होते हैं। कुछ बोर्ड के साथ एडवांस कर रहे होते हैं, कुछ बोर्ड के साथ मेंस कर रहे होते हैं, कुछ बोर्ड के साथ नीट कर रहे होते हैं, कुछ लोग मेंस के साथ एडवांस कर रहे होते हैं, कुछ लोग मेंस के साथ में बोर्ड कर रहे होते हैं। ऑब्वियस बात है ना, एडवांस के साथ नीट तो नहीं कर रहे होंगे, लेकिन इस तरह के बहुत सारे कॉम्बिनेशन हमारे सामने बनते रहते हैं, बच्चों के सामने बनते हैं। तो इन सब के पास एक चीज कॉमन है प्रिपरेशन की, वो क्या है? एनसीईआरटी। क्योंकि एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट्स जो है वो डायरेक्टली आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। और एक्चुअली आपको मैं एक चीज बताऊं, ये जो चैप्टर बताया ना मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, बेटा इन चैप्टर की थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से अगर आप देखोगे, ये मैं सिर्फ अकेला नहीं बोल रहा हूँ, ये हमारे कोटा के अंदर जितने भी हमारे कलीग्स थे या सीनियर्स थे और जो 20-20, 25-25 साल से कोटा के अंदर पढ़ा रहे हैं, उनका भी यही कहना है कि एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल दीज एग्जाम्स। गेटिंग माय पॉइंट? तो अगर एनसीईआरटी इतनी इंपॉर्टेंट है तो इसका हमें पूरा निचोड़ के रख लेना है एनसीईआरटी को। उसके लिए बेटा हमें क्या करना पड़ेगा? पूरा पढ़ना पड़ेगा। और जो मैंने आपको टॉपिक्स के नाम बताए ना अभी, इन टॉपिक्स के, ये स्पेशली एनसीईआरटी के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से कुछ है। मतलब इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि इन टॉपिक्स से एनसीईआरटी से पूछे गए सवाल ज्यादा होते हैं डायरेक्टली एनसीईआरटी से। मतलब इनकी जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है वो एनसीईआरटी में काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। बाकी टॉपिक में भी किया है, मैं बाकी टॉपिक के लिए डिनाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन इन टॉपिक्स के अंदर ज्यादा अच्छे से जो मुझे फील होता है वो किया हुआ है एनसीईआरटी के अंदर। बाकी भी पढ़ेंगे हम, मॉडर्न के हिसाब से भी एनसीईआरटी को देखेंगे। हालांकि मैं तो पूरा 12th का जो पोर्शन है उसको एनसीईआरटी के हिसाब से देखना है। 11th में मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूं अभी आपको, लेकिन मैं आपको 12th में आपको स्ट्रांगली इस चीज के लिए रिकमेंड कर रहा हूं कि आपको एनसीईआरटी के शॉर्ट नोट्स बनाने भी आने चाहिए, और जो शॉर्ट नोट्स हम बना के देने वाले हैं उसमें भी आप लोग आके जुड़ सकते हो। अब एनसीईआरटी के शॉर्ट नोट्स बनेंगे तो मजा आ जाएगा यार, बोर्ड तो हमारा ऐसे ही क्लियर होएगा, साथ में जेई मेंस, नीट या एडवांस, तीनों के लिए हम लोग बहुत जल्दी जल्दी रिवीजन कर सकेंगे।
अब मैं आपके सामने एनसीईआरटी के जो टॉपिक है, एनसीईआरटी के जो हम लोग कुछ टॉपिक में से कुछ एक एक दो लाइन से हम लोग कैसे शॉर्ट नोट्स बनाएंगे या किस प्रकार से हम उसके क्रक्स को निकालेंगे वो देखना सीखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं सबसे पहले एक काम करता हूँ, आपको देखो इधर यहाँ पे आपको साइड में, अब जो मैं यहाँ पे पढ़ूंगा वो आपको साइड में दिखाई देगा। तो सबसे पहले हम एक बात करते हैं, हम लोग निकालते हैं 1 सेकेंड, हमने निकाला है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। इसके अंदर हम लोगों ने बात करी है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर नाम का टॉपिक है, ये है पेज नंबर 5 पर। आप देख सकते हो बेटा, यहाँ पर आपके सामने आ रहा होगा। इसमें आप एक चीज़ देखिए कि मैं आपके सामने एक बात कर रहा हूँ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स के अंदर। यहाँ पे आप देखिए, दोज विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम इजीली, 1 सेकेंड, इजीली आर कॉल्ड कंडक्टर्स। अब बेटा यहाँ पे बहुत देखो, बहुत बारीक सी बात है, ये मैंने अंडरलाइन करें, इसे दोबारा पढ़ो। देखो एक काम करते हैं, इसके ऊपर वाली लाइन को पढ़ते हुए चलते हैं। सम सब्सटेंसेस रेडिली अलाउ पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम, अदर्स डू नॉट। मतलब कुछ होते हैं जो अपने अंदर से करंट को पास करने देते हैं, कुछ नहीं करने देते। तो तुम कहोगे कि सर ये तो हमने क्लास 10th में ही पढ़ा हुआ है, ये तो हमने क्लास 8th में ही पढ़ा हुआ है। हाँ, तो बेटा फंडामेंटल्स तो चेंज नहीं होंगे ना, फंडामेंटल्स तो सेम ही रहेंगे। लेकिन हमारा क्या होता है ना कि हम फंडामेंटल्स को भूल के पता नहीं कौन सी दुनिया में जाने लग जाते हैं। तो फंडामेंटल्स विल रिमेन सेम। अब देखना ध्यान से, दोज विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम इजीली आर कॉल्ड कंडक्टर्स। सो बेसिकली कंडक्टर्स का इन्होंने जो डेफिनेशन दी है या कंडक्टर्स के बारे में जो एक्सप्लेन किया है वो सिर्फ इतना सा किया है जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को इजीली पास करने देवे। गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स? आगे देखते हैं हम लोग आगे क्या बोल रहे हैं, आगे क्या अंडरलाइन कर रहे हैं। अभी जो नेक्स्ट लाइन का अंडरलाइन कर रहे हैं, दे हैव इलेक्ट्रिक चार्जेस दैट आर कंपैरेटिवली फ्री टू मूव इनसाइड द मटेरियल। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। आप एक काम कीजिएगा, मैं आपको मैं दीपेंद्र सिंह दरुका मतलब मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाऊंगा कंडक्टर्स। वो कंडक्टर्स नाम का जो चैप्टर है या टॉपिक है, अभी जैसे मैंने आपको मैग्नेटिज्म, ईएमआई, एसी के बहुत सारे लेक्चर्स दिए हैं, मैं आपको कंडक्टर का लेक्चर भी दूंगा। तो बेटा कंडक्टर का जो लेक्चर है उसके अंदर आप एक चीज फील करोगे कि ये जो लाइन है ना, दे हैव इलेक्ट्रिक चार्जेस दैट आर कंपैरेटिवली फ्री टू मूव इनसाइड द कंडक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। अगर ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है ना तो उसकी बाकी प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करती है कि जैसे हम उसको फील्ड देते हैं तो चार्ज क्या करते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं इनसाइड द कंडक्टर। इंसुलेटर में रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाते हैं लेकिन कंडक्टर में रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। उसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड वो अलग से इंड्यूस करता है जो इनसाइड द कंडक्टर उसको अपोज करती है, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर आ जाती है। जब बराबर, जब डायग्राम में भी देख सकते हो, जब बराबर आ जाती है दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स तो अंदर जीरो हो जाती है। कितना प्यारा कॉन्सेप्ट है। शुरू कहां से हुआ? इस लाइन से, दे हैव इलेक्ट्रिक चार्जेस दैट आर कंपैरेटिवली फ्री टू मूव इनसाइड द मटेरियल। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। आगे देखते हैं हम लोग, आगे इसमें बात करते हैं क्या बोला गया है। ओके, सो आगे की जो नेक्स्ट लाइन इन्होंने बोली है वो बोली है किसके ऊपर? मेटल्स, ह्यूमंस, एनिमल्स, बॉडीज एंड अर्थ आर कंडक्टर्स। सो इसको भी इन्होंने कितना निचोड़ के बात करी गई है इसके अंदर कि मेटल्स, ह्यूमन, एनिमल बॉडीज एंड अर्थ, अर्थ इज कंडक्टर। ये बहुत ही मेटल कंडक्टर है, ह्यूमन और एनिमल्स भी कंडक्टर होते हैं पर इस पर ध्यान नहीं देते और इस पर क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा हमारे नहीं आते हैं। लेकिन अर्थ इज ए कंडक्टर। बच्चे सब कुछ पढ़ लेते हैं, लास्ट में बोलते हैं अर्थिंग कर दी। सर अर्थ में चार्ज क्यों चला गया सर? ऐसे डाउट पूछते हैं। सर अर्थ तो नॉन कंडक्टर है ना सर। तो बच्चों के दिमाग में ये डाउट रहता है। बेटा आप यहां पे देखिए क्या बोल रहा है कि अर्थ आर कंडक्टर्स। इसका मतलब अर्थ जो है वो हमारी कंडक्टर है। अगर हमारी अर्थ कंडक्टर है तो यहीं से हमारे अर्थिंग के सारे कॉन्सेप्ट स्टार्ट होते हैं। तभी तो हम लोग यही करते हैं कि रेडियस बहुत बड़ा है तो इसका जो पोटेंशियल होगा वो हम लोग जीरो मान लेते हैं, चाहे कितना भी चार्ज दे दो, चाहे कितना भी चार्ज निकाल लो। अरे याद आ रहा है ना कुछ कुछ? तो सारे के सारी बातें बेटा क्या है, इंटरलिंक्ड है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि लास्ट के दिनों में अगर एनसीईआरटी को शॉर्ट नोट्स बनाते हुए कर लिया ना, मजा आ जाएगा चैप्टर के अंदर। गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स? हेलो, ओके। सो नेक्स्ट हम लोग पॉइंट देखते हैं यहाँ पे। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने लेके चलता हूँ। ये समझ में आया बेटा आपको? नेक्स्ट मैं पेज नंबर निकाल लेता हूँ, पेज नंबर 5 में ही है, आप देखिए यहाँ पे। अब आप बात करते हैं बेटा यहाँ पे आगे। देखो इसमें नेक्स्ट पैराग्राफ में देखिए, व्हेन सम चार्जेस इज ट्रांसफर्ड टू ए कंडक्टर
इट रेडिली गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एंटायर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। अब कितने अच्छे तरीके से एनसीईआरटी ने ये बात बोली है। क्या हम लोग जब आपको कोटा में पढ़ाते हैं, जब हम लोग आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे पढ़ाते हैं जो दावा करते हैं कि हम सबसे अच्छा पढ़ाते हैं, क्या जितने भी प्लेटफॉर्म्स पे यूट्यूब पे अलग अलग जितने भी चैनल है, कंपनीज है, जो भी एप्लीकेशंस हैं, क्या ये बात चीख चीख के नहीं बोलते कि इफ़ यू गिव सम चार्ज टू कंडक्टर देन द एंटायर चार्ज विल रिसाइड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। याद है कुछ कुछ बातें, फिर जहाँ पे तिकोने होते हैं वहाँ चार्ज ज़्यादा होते हैं, जहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होता है वहाँ चार्ज कम होते हैं। याद है रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा होता है वहाँ पे चार्ज कम होते हैं। तो ऐसी हम बातें करते हैं। ये बात कहाँ से स्टार्ट हो रही है? व्हेन सम चार्जेस इज ट्रांसफर्ड टू ए कंडक्टर देन it readily gets distributed over the entire surface of the conductor। बेटा डायग्रामेटिकली हम इसको ऐसे समझेंगे, चार्ज दिया है और चार्ज जो है वो कंडक्टर पे एंटायरली उसके आउटर सरफेस पे रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो आप देख रहे हो बेटा यहाँ पे एक एक लाइन से नोट्स बन रहे हैं, एक एक लाइन से नोट्स बन सकते हैं। हालांकि अगर हम लोग पूरा एनसीईआरटी शॉर्ट नोट्स के ऊपर जाएंगे तो ऑब्वियस बात है कि हम लोगों को थोड़ा मुश्किल तो रहेगा, मुश्किल इन द सेंस कि टाइम के हिसाब से, लेकिन हम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इवन मैं तो ऐसा भी सोच रहा हूँ कि इसको बनाने के साथ साथ मैं इन हैंड रिटन नोट्स को आपको टेलीग्राम वगैरह भी प्रोवाइड भी करूँ। तो आप या तो गूगल हम लोग दे देंगे, डॉक्यूमेंट्स का लिंक दे देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, या फिर हम लोग उसका दे देंगे, ड्राइव का दे देंगे, सॉरी, जैसा PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, या फिर मैं आपको टेलीग्राम का दे दूंगा। दोनों में से कोई एक चीज़ कर लेंगे। तो अभी तो मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि ये हमारा हम लोग इस प्रकार से यहाँ पे पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी को, इस प्रकार से एक एक लाइन को ध्यान ध्यान से पढ़ना है। आपको मैं अगला दिखाता हूँ बेटा। देखो पेज नंबर 8 पे आप देख सकते हो, इसी चैप्टर के अंदर पेज नंबर 8 पर आ रहा है बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट, देख रहे हो आप इस चीज को। मैं स्टार्ट करता हूँ बेटा इसको, आप देखिएगा यहाँ पे ये लोग क्या बोल रहे हैं, मैं आप पे कुछ अंडरलाइन करूंगा, उसको देखिए आप। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, हाँ अब ये जो अंडरलाइन करिए इसको ध्यान से पढ़ते हैं। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, दे आर टॉकिंग अबाउट द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जो एकदम बेसिक प्रॉपर्टीज थी चार्जेस। मतलब यहीं से सारी प्रॉपर्टीज हमारी बाकी इवॉल्व होती है। गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स? हेलो, गेटिंग माय पॉइंट? तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि व्हाट दे आर सेइंग इज वी हैव सीन दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। उन्होंने क्या फील किया कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, the namely positive and negative, and their effects tend to cancel each other। जिनको देखो इन्होंने ये नहीं बोला कि there are two types of charges, one is positive and one is negative, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। उसकी बात को ध्यान से पकड़, वो क्या बोल रहे हैं? there are two types of charges namely, जिनका नेम हमने रखा है क्या? पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ओके स्टूडेंट्स, एंड उसमें आगे क्या बोला गया कि देयर इफेक्ट्स टेंड्स टू कैंसल ईच अदर। इवन आप बेटा यहाँ पे एक और चीज पढ़ सकते हो, इससे पहले एक लाइन आती है, इससे पहले एक बात भी आती है कि जो बात हुई थी चार्जेस के बारे में, तो चार्जेस के बारे में पहली बार क्या बोला गया था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस एंड दे आर नेम्ड एज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब तुम कहो सर इसमें कौन सी बड़ी बात है? सर कैसी बात, किसी छोटी सी बात को लेके आप नेम्ड एज कर रहे हो? अबे नाम है तो रख दिया उसका ना बेटा। कि बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, बच्चों को समझ में नहीं आता। आधे मतलब जो तुम्हारे बच्चे लोग हैं, आधे बच्चे इसको गलत तरीके से समझते हैं। मेरी बात ध्यान समझना, अगर वो पॉजिटिव और नेगेटिव बाय डिफॉल्ट होते हैं ना, अबे क्या चार्ज के सर पे तो ना लिखा होता है पॉजिटिव? मेरी बात बहुत डीप में समझना, बहुत छोटी मोटी बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत गहराइयों वाली बात कर रहा हूँ मैं। एक का नाम पॉजिटिव रखा गया, एक का नाम नेगेटिव रखा गया, लेकिन उनकी एक प्रॉपर्टी थी। दोनों को जब जोड़ा गया ना, तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव अगर बराबर है तो जीरो हो जाते हैं। सर ये तो होता ही है, ये तो होता ही स्केलर में। अरे यही तो फर्क है यार। दे आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस जिनका नाम रखा गया पॉजिटिव और नेगेटिव, लेकिन उनकी एक प्रॉपर्टी थी। इसीलिए तो यहां पहली प्रॉपर्टी ही क्या, ये एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। प्रॉपर्टी क्या थी कि वो दोनों के दोनों स्केलर की तरह ऐड भी हो सकते थे। दिस इज द प्रॉपर्टी, दिस इज द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट? दिस इज द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। जैसे मैं आपको आगे पढ़ के बताता हूं, यहां पे ध्यान से समझिएगा। हेलो, 1 सेकेंड। ओके, सो बेटा यहां पे अगर मैं बात करता हूं, आप यहां पे देखिए, इफ साइजेस ऑफ चार्ज आर charged bodies are very small as compared to the charges between them, we treat them as point charges। देखो ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है।
हम पूरे टाइम ऐसे बोलते रहते हैं पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है, पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है, पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है, फिर बाद में बोलते हैं पॉइंट चार्ज तो एग्जिस्ट नहीं करता, इसका मतलब सब कुछ हाइपोथेटिकल है। नहीं, एनसीईआरटी ने आपको यहाँ पे ये चीज़ क्लियर कर दी है कि इफ द साइज ऑफ चार्ज बॉडीज आर वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द डिस्टेंसेस बिटवीन देम वी ट्रीट देम एज पॉइंट चार्जेस। अगर साइज बहुत छोटी हो तो ही हम उसको पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट्स? पॉइंट चार्ज का बेसिकली फंडामेंटली मतलब क्या होता है कि अगर चार्ज की साइज जिस भी डिस्टेंस की बात कर रहे हो, जहां भी रखी हो, उसके कंपैरिजन में बहुत छोटी है, क्या ये पॉइंट चार्ज हो सकता है? कुछ ऐसा चीज है नहीं इसको पॉइंट चार्ज बनाऊं। जैसे मान लीजिए कि ये मेरे पास में यहाँ पे 1 सेकंड स्टूडेंट चौक है, क्या ये चौक पॉइंट चार्ज हो सकती है? हाँ, ये पॉइंट चार्ज हो सकती है, ये पॉइंट की तरह बिहेव कर सकती है। अगर मैं इसको किसी ऐसी जगह पर रखूं, जैसे यहां से मान लीजिए इसको चांद के ऊपर रख दिया, तो क्या हमारे लिए पॉइंट की तरह काम करेगी? अरे सही है ना। तो डिस्टेंस की डिपेंड करती है। इफ द साइजेस ऑफ द चार्ज बॉडीज आर वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन देम, के सामने बॉडीज की साइज बहुत छोटी है तो वी ट्रीट देम एज पॉइंट चार्जेस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, देखो मैं आपको यहाँ पे 3 प्रॉपर्टीज जो है बेटा वो ऊपर से बता रहा हूँ अभी। तो एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, व्हाई दिस प्रॉपर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट? दिस प्रॉपर्टी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जस्ट बिकॉज, क्योंकि मेरी बात ध्यान समझना बेटा, 2 टाइप के चार्जेस थे। जरूरी नहीं है कि उसका नाम पॉजिटिव और नेगेटिव रख दिया तो वो उनके सर पे पॉजिटिव और नेगेटिव लग गया। मेरी बात बहुत दिमाग से ध्यान समझना बेटा, ये बातें आपको हर कोई बता भी नहीं पाएगा। क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा? क्योंकि बच्चे लोग इस बारे में सोचते ही नहीं है, इस तरीके से सोचते ही नहीं है। एक बात सोच के देखो, 2 तरीके के चार्ज हो गए, एक हो गया ए, एक हो गया बी। अगर तूने एक कमरे के अंदर 4 ए रख दिए और 4 बी रख दिए तो क्या सब मिला के 0 हो जाएंगे? नहीं ना। लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव हम सोच लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में सबकॉन्शियसली ये चीज फिट हो चुकी है कि पॉजिटिव और नेगेटिव मिला के 0, पॉजिटिव नेगेटिव मिला के 0, पॉजिटिव नेगेटिव मिला के 0। लेकिन भैया यहां पे तो उसका नाम रखा था पॉजिटिव, वो कोई नंबर थोड़ी ना था पॉजिटिव, वो कोई नंबर थोड़ी ना था नेगेटिव, वो तो उसका नाम रख दिया हमने पॉजिटिव। गेटिंग माय पॉइंट? हो सकता है उसका नाम रामलाल और श्यामलाल रख देते हैं, तो एक कमरे में 5 रामलाल है, 5 श्यामलाल है, तो क्या सब मिला के 0 हो जाएंगे? क्या नहीं होते ना जनरली तो। लेकिन यहां पे ये प्रॉपर्टी है। अगर एक कमरे में 4 मेल है, 4 फीमेल है, तो क्या मैं ऐसा कहूंगा कमरे में कोई नहीं है? आई मेरी बात समझे? 4 मेल है, 4 फीमेल है, तो क्या कमरे में कोई नहीं है? अबे है ना, 4 मेल है, 4 फीमेल है। तुम कहोगे सबका मिला के 0 हो गया, लेकिन चार्ज में ऐसा होता है क्योंकि there are 2 types of charges. The first is positive, the second is negative. There are 2 types of charges. We name the first one as positive and we name the second one as negative. ये बात को आपको ध्यान रखना, difference between the named and they are positive. हमने नाम रखा है उनका कि वो पॉजिटिव है, हमने नाम रखा है कि वो नेगेटिव है। वही पुराने जो हमारे साइंटिस्ट लोग थे, उनकी इच्छा होती तो हो सकता है कि वो ऐसा नाम भी रख देते कि एक का नाम हमारा कुछ और है, लाल है, एक का नाम पीला है, तो क्या 4 पीले और 4 लाल मिला के क्या 0 हो जाते? नहीं होते ना। तो नाम तो रख दिया यार, उसको लगा कि पॉजिटिव नेगेटिव रखने से चीजें आसान हो रही, उसने पॉजिटिव नेगेटिव रख दिया। लेकिन नाम रखने के बाद भी वो एक ऐसी प्रॉपर्टी भी शो कर रहा था जो स्केलर्स में होती है। क्या? दे आर एडेड लाइक स्केलर्स। गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स? इसी प्रकार से मैं आपके सामने एक बात करूं, यहाँ पे चार्ज इज कंजर्व्ड एंड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सो बेटा ये 3 प्रॉपर्टीज हैं। हालांकि ये प्रॉपर्टीज आपको बहुत बार लोग बताते भी हैं, बट एडिटिविटी को आप लोग, एडिटिविटी जो प्रॉपर्टी होती है इसको टीचर लोग या बच्चे लोग उसको क्या ना बहुत हल्के में ले लेते हैं। तो उसको हल्के में नहीं लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये मैंने अपने एक गुरु से सीखी है जो बहुत महान फिजिक्स के फैकल्टी हैं, बहुत महान फिजिक्स के फैकल्टी है। ये चीज़ डायरेक्टली मैं नहीं सोच पाया था, मैं उनकी बात सुन के, फिर सोच कर, फिर समझ के, फिर एनसीईआरटी पढ़ के, फिर 1-2 जगह और सोच के, फिर 1-2 जगह और पढ़ के तब समझ में आने लगी कि हाँ बात कुछ और है, जिसको हम लोग अलग तरीके से पढ़ते हैं। फिर जब एनसीईआरटी को सब बातें समझने के बाद दोबारा पढ़ा तो रही, और एनसीईआरटी में तो लिखा था ये चीज। कहाँ लिखा था? एनसीईआरटी में सबसे ऊपर लिखा था, वी हैव सीन दैट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस, नेमली पॉजिटिव एंड नेगेटिव। उसने ये बात बहुत शॉर्ट में समझा देती, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, चीजों को ऊपर से अगर देख लेते हैं तो वो समझ में नहीं आता है। इसलिए कह रहा हूं बेटा एनसीईआरटी समझनी है तो चैप्टर में घुसना पड़ेगा, हर एक लाइन में घुसना पड़ेगा, हर एक लाइन के एक एक चीज को समझते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा।
और सच बता रहा हूँ, इस लेवल पे अगर तुम लोग एनसीईआरटी को पढ़ के समझने लग गए ना, सिलेक्शन तो तुम्हारा कोई रोक ही नहीं सकता। मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ, मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? सिलेक्शन तो तुम्हारा कोई रोक ही नहीं सकता, चांसेस ही नहीं है तुम्हारा सिलेक्शन रुक जाए। अगर फिजिक्स की बात करते हैं तो ऑब्वियस बात है, अगर फिजिक्स सुधरेगी तो बाकी सब्जेक्ट, देखो प्रोपोर्शनलिटी सब्जेक्ट एक साथ लगती है। अगर एक सब्जेक्ट में अगर कॉन्फिडेंस आ रहा होता है तो ऑटोमेटिक दो सब्जेक्ट में भी कॉन्फिडेंस हमें आने लग जाता है, या एक सब्जेक्ट समझ में आने लग जाता है तो ऑटोमेटिक फिर हम लोग दूसरे सब्जेक्ट के ऊपर भी ऑटोमेटिक ध्यान देना शुरू कर देते हैं, कॉन्सेंट्रेट करना शुरू कर देते हैं, फोकस होने लग जाता है। तो ऑब्वियस बात है कि अगर तुमको एक सब्जेक्ट इतना डीप में समझ में आने लग गया तो ऑटोमेटिक तुम्हारा सिलेक्शन की तरफ तुम्हारा कदम स्पीड से बढ़ने लग जाएंगे। गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट? और ये सीबीएसई के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड्स को बेटा हल्के मतलब कि रट के आंसर आ जाते हैं। बोर्ड में भी अगर चीज़ें आती हो, अगर बोर्ड की चीज़ें अच्छे से आती हो तो नीट और जेई एडवांस और जेई मेंस में निकल जाते हैं लोगों के। गेटिंग माई पॉइंट? सो बेटा दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज वीडियो। बाकी हम मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।